नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर विश्वमूर्ति जी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री जो मिलने जा रहा है, जिसका ऐलान किया जा चुका है। प्रोफेसर साहब जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थान के पूर्व प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। इनसे बात करते हैं और इनके जीवन की कुछ घटनाओं पर रोशनी डालते हैं। तो प्रोफेसर साहब, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि जो साहित्य के क्षेत्र में आपको पद्मश्री जो कि देने का ऐलान किया गया है, इससे पहले आपको कितने सम्मान जो है वो सरकार की तरफ से, राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से दिए जा चुके हैं? ऐसा है कि मैं आपका स्वागत करता हूं। आपने जानना चाहा है तो आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका भी मैं कर रहा हूं। जीवन में मैंने प्रायः अधिक पढ़ाई ही की है और पुस्तकों को याद किया है। इस अवस्था में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है या याद किया है वो आज भी मेरे पास है और मैं घंटों बोलता रहूँगा, चाहे वो वेद होंगे, चाहे वो नीति शास्त्र होंगे, चाहे वो साहित्य होगा, चाहे वो ज्योतिष होगा या और दूसरी पुस्तकें जो जितने भी सब्जेक्ट हैं। तो इसमें अब पुरस्कारों की बात करते हैं तो मैं एक थोड़ा सा ये बता दूं आपको कि मैं बहुत दूर का रहने वाला हूं और एक रामनगर, शायद आप जानते होंगे, और रामनगर के बीच में एक घोरडी कसूरी गांव है, उस गांव का मैं रहने वाला हूं। अब यहाँ पर दाखिल हुआ और जिस समय रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय में पढ़ रहा था तो लास्ट वर्ष में ऑलराउंडर का एक मुझे पुरस्कार मिला। सबसे पहले बहुत दूसरे पुरस्कार तो थे, मैं नाटकों में बड़े अच्छे भाग लेता था, तो ये रावण का रोल करना, दुर्योधन का करना, अभिमन्यु का करना, इस प्रकार के कई रोल 16 बार मैंने वो फर्स्ट प्राइज़ उसमें लिए। और लास्ट में जिस समय मैं बीए कर रहा, बीए हो गई, शास्त्री हो गई, एमए में जब प्रवेश किया तो एक ऑलराउंडर उसके स्टूडेंट के नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता था। वो पुरस्कार होता था, राष्ट्रपति ने वो पैसे जमा किए होते थे, उन पर जो इंटरेस्ट आता था, उस इंटरेस्ट के आधार पर एक शील्ड जो थी उसका नाम ही यही होता भाई, ऑलराउंडर के रूप में एक शील्ड प्राप्त की। तो सबसे पहले मैंने वो जो नाटकों के अतिरिक्त जो पुरस्कार प्राप्त किया वो किया। उससे मुझे बड़ा उत्साह मिला, प्रोत्साहन मिला कि मैं हर गतिविधि में, चाहे वो खेलें हैं, चाहे वो नाटक हैं, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता है या पढ़ना है, उसमें मुझे सब जगह पर बहुत थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैं फिर ये अभी परीक्षा दी थी। पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी जो थे वो एक बहुत अच्छे ज्योतिषी रहे हैं। उनको जम्मू में, कोटरा में, उधमपुर में, रामनगर में सब जगह प्राय जाना जाता था और उन्होंने मुझे अपने जीवन में मैं अब सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ तो मैं पिताजी का करता हूँ। पिताजी ने मुझे दिन रात मारते थे, डंडे पड़ते थे, लफड़ पड़ते थे, लेकिन उस समय तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो मुझे, और जो जिस समय कोई 8, 9, 10 साल का मैं था, 11 साल तो जहाँ जम्मू में आ गया मैं, तो उस समय तक जिस जगह पर मैं बोलता था तो लोग मुझे कहते थे कि ये पेट में पढ़ करके आ गया है। इतना मुझे स्मरण कराया और आज भी वो स्मरण जो है वो मुझे, चाहे वो मैंने आपको किताबें बताई उसका। उसके बाद फिर जब मेरा हुआ तो शास्त्री की आचार्य मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी से किया। पीएचडी जो थी वो बहुत देर के बाद की, वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से की। और जो 1967 में 67 में मैं अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ रघुनाथ संस्कृत महाविद्यालय में, जिसके ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह जी थे। तो उस मेरी जो गतिविधियों को देख करके, मेरे जो एक प्रोत्साहन थे उनको देख करके उन्होंने यही कहा कि भाई इस लड़के को जाने नहीं देना, इसको इधर ही रखना है, और यही तो उन्होंने मुझे सर्विस के लिए रख दिया, वहाँ पर अध्यापक के रूप में वहाँ पर हो गया। 1971 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली के माध्यम से उस महाविद्यालय को टेक ओवर किया गया और उसके बाद मैं रिसर्च फेलो बन गया। रिसर्च फेलो बनने के बाद फिर मैं कई वर्ष तक रहा। 1982 में मैं लेक्चरर बना और उसके बाद लेक्चरर के बाद फिर मैं रीडर बना, विभागाध्यक्ष हुआ अपना। उसके बाद फिर मैं प्रोफेसर बना 2003 में, और 2003 में, और
2005 में मैं प्रिंसिपल बन गया और वो इंटरव्यू मेरा दिल्ली में हुआ और वहीं से फिर मेरी नियुक्ति जो थी वो हिमाचल में हो गई। वहाँ पर भी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान डीम्ड यूनिवर्सिटी का था, तो वहाँ पर जाए। तो वहाँ पर मैं 1 वर्ष तक बहुत ही अधिक से अधिक काम किया। उस काम का बड़ा प्रोत्साहन मिला और उस समय ये शास्त्री नगर से विद्यापीठ को शिफ्ट करना था यहाँ पर कोट भड़वाल में। तो बीसी साहब आए, दूसरे लोग आए, तो उन्होंने कहा भी इसके सिवाय और कोई नहीं। वो बार बार मेरे पर जोर लगाते थे भी आप इसको शिफ्ट करो वहाँ पर। तो मैंने जितने भी प्रयास थे, जितनी भी कोशिशें थी, वो सारी की और कैंपस को यहाँ पर किया। उसके बाद मुझे ये जो पुरस्कार हैं, पुरस्कार के लिए फिर मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार जो है वो मिला। 2009 में इसकी घोषणा हुई और कोई गवर्नमेंट में कोई जब राष्ट्रपति उसके बदलने थे या कुछ क्या था, लेकिन उस समय कोई थोड़ा सा गतिरोध हुआ तो वो 1 साल आगे चला गया पुरस्कार ले। तो 2011 में मैंने वो पुरस्कार लिया। 2011 में पुरस्कार लेने के बाद फिर मैं अपना कार्य में, तो 2011 में मैं सेवानिवृत्त भी हो गया, रिटायर भी हो गया वहाँ से। और उसके बाद साथ साथ फिर मैं ये गुरुकुल है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, वहाँ पर मैं डायरेक्टर बना दिया गया। वो थोड़ा काम करता रहा। हमारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली जो है, वहाँ पर नॉमिनी ऑफ चांसलर रहा। जो हमारे चांसलर होते हैं वो उस समय मिनिस्टर थी वो स्मृति ईरानी जी, उनके माध्यम से उनके स्थान पर मैं अपने जगहों पर मीटिंगों में, इंटरव्यू में और दूसरी जगहों पर जाता रहा और वहाँ पर ये रहा। फिर उसके साथ साथ और भी बहुत से ऐसे स्थान हैं जिन जगहों पर मैंने, जैसे विद्वत परिषद है डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा का, उसका मैं अध्यक्ष रहा हूँ। इस समय भी राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान दिल्ली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का विद्वत परिषद का अध्यक्ष हूँ। बनारस में काशी विद्वत परिषद बनारस, उसी की शाखा जो है वो जहाँ पर एक जम्मू कश्मीर में है, उसका भी मैं अध्यक्ष हूँ जहाँ पर इस समय और इस प्रकार से जब मैं अपने काम में हमेशा तत्पर रहा और उस काम को करते करते दूसरों को प्रेरित ये देता रहा। जब मैं अपना प्रिंसिपल था तब भी मैंने बच्चों को अच्छा योग्य बनाने के प्रयास किए। जो बहुत से बच्चे जो थे, जो अव्यवस्थित हो चुके थे, गलत अच्छा गाइड उनको नहीं किया गया था, तो वो कुछ ये आदतों वो पढ़ाई छोड़ करके ही चले गए हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये तो आदमी इस प्रकार का है और हमने कोशिश की, प्रयास किया भी आप रहो, पढ़ो और हम प्रयास करेंगे। लेकिन बच्चे जो है वो ठीक तरह से, बहुत से लोग उस समय के पढ़े हुए अच्छे अच्छे पदों पर गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा स्मरण जो है उन्होंने किया हुआ है। तो ये इस प्रकार से और भी कई जगहों से मुझे सम्मानित किया गया। जैसे फेलिसिटेशन जो हमारा ये था, ये ग्रंथ जो आपने देखा, इसके माध्यम से भी मुझे सम्मानित किया गया। जालंधर में एक साहित्य अकादमी है, तो उन्होंने मुझे बुला करके वहाँ पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया। और जो एक और 5-6 पुरस्कार मैंने, और मतलब बहुत से पुरस्कार 5-6। संस्कृत भाषा के लिए प्रोफेसर साहब क्या प्रयास किए गए इसको बढ़ावा देने के लिए, जिस प्रकार से लगातार संस्कृत जो है वो लुप्त होती चली जा रही है, उसे लेकर क्या प्रयास रहे आपके? ठीक है अश्विनी जी, आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन जो आज से कई वर्ष पहले स्थिति थी ना संस्कृत की, वो आज नहीं है। आज इसलिए ही नहीं है कि पहले तो अंग्रेज़ों के समय में तो संस्कृत जैसी ज्यों की त्यों थी। फिर कुछ थोड़ा सा अवसर आया, हमारे कोई नए सिलेबस बने और उसमें 6ठी से लेकर के 10वीं तक संस्कृत जो है बिल्कुल उड़ा दी गई। वो धक्का जो है वो संस्कृत को बहुत बड़ा लगा और हमारे बच्चे जो थे वो 6ठी क्लास से लेकर के 10वीं तक पढ़ते थे, 11वीं में आकर के संस्कृत पढ़ते थे, 12वीं फिर BA MA तक चल जाते थे। वो जो इतने साल का गैप रह गया, कोई बच्चा संस्कृत पढ़ने के, वो भाषा तो इतनी कठिन नहीं है लेकिन फिर भी दूसरों को कठिन लगती थी। जो 10 साल जिसने पढ़े नहीं और 11वीं में जा रही, 11वीं स्तर की पुस्तकें जो हैं, किताबें जो हैं, वो कैसे पढ़ पाएगा। तो वो थोड़ा सा रहा और हमने बहुत से निवेदन किए सरकार के आगे भी, जिसके जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी प्रयास किए और संस्कृत को अच्छा बढ़ाने के लिए मैं अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन का महामंत्री भी था उस समय और उस महामंत्री के रूप में भी सरकार के आगे बड़े निवेदन भी किए। कुछ हुआ भी, लेकिन जितने स्तर पर जैसे आप कह रहे हैं उतने स्तर पर नहीं हो पाया है। और मैं सब चैनलों के माध्यम से अभी भी मैंने ये कहा है, हमारे परमादरणीय जहाँ के जो उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी हैं, हमने उनसे भी कहा, लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि भाई जो यहाँ की संस्कृति थी, जो यहाँ की सभ्यता है, वो ठीक प्रकार
प्रकार से पनपे। उन्होंने कुछ हमसे सुझाव भी मांगे, हमने सुझाव दिए भी हैं और वो करना भी चाह रहे हैं। वो ये नहीं, उनका ये है कि भाई वो हर धर्म के लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हर व्यक्ति को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जो लोग अच्छे हैं, वास्तविक रूप से जो एक गुणज्ञ हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है जहाँ पर भी हमने संस्कृत के प्रमोशन के लिए भी उनसे निवेदन किया है, तो वो इसमें भी आएंगे। और ये जो हमारा वैष्णो देवी विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी जो है, इस यूनिवर्सिटी में जिस समय ये खुला तो ये संस्कृत के लिए ही तकरीबन खुला था, लेकिन नहीं हो पाया। और उस समय लास्ट के दिन में मैंने जब ये वहाँ पर गए तो ये हमारे चित्र देख रहे हैं आप, गुलाम कलाम जी आए थे, तो उस समय मंच पर ये सारे लोग थे, डॉक्टर करण सिंह जी भी, महाराज करण सिंह भी थे। तो मैंने उस समय उनसे निवेदन किया कि महाराज संस्कृत की यूनिवर्सिटी बननी थी, यहाँ पर तो संस्कृत डिपार्टमेंट ही नहीं है। कुछ थोड़े समय के लिए उन्होंने ये किया कि भाई एक फिलासफी डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया, तो फिलासफी डिपार्टमेंट। लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारा जो गुरुकुल है इसका श्राइन बोर्ड का, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का, उस गुरुकुल के जो पहले तो ये था भी हमने 12वीं तक लेने हैं, अब हमने BA तक कक्षाएं कर दी हैं, शास्त्री तक कक्षाएं कर दी हैं। और आचार्य के बच्चे या MA करने के लिए इस वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आएंगे। और गवर्नर साहब ने भी स्वीकृति दे दी है। और वाइस चांसलर साहब मुझे मिले थे, वो कहने लगे अब कक्षाएँ जहाँ पर शुरू हो जाएंगी हम आपका सहयोग लेंगे। मैंने कहा हमसे जो सहयोग हो पाएगा। मैंने इसके प्रमोशन के लिए फिर मैंने निःशुल्क कक्षाएं ली, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल कक्षाएं संस्कृत के पढ़ाने के लिए जाना, वेद को पढ़ाने के लिए जाना। और जिस समय मैं प्रिंसिपल था तो 1 घंटे का लंच ब्रेक मिलता था, तो 15 मिनट में मैं अपना लंच कर करके और बाकी का सारा समय जो है वो बच्चों को एक कमरा का रखा हुआ था, बच्चे अपने आप वहाँ पर आकर के बैठ जाते थे और पढ़ने के लिए और वो जो जितना समय तक मैं वहाँ पर रहा वो लड़के पढ़ते रहे। और वो इस समय बहुत अच्छे हैं, अपने जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से भिन्न होकर के वेद का अध्ययन भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, और वेद के माध्यम से वो खुद कमा भी रहे हैं। कुछ संस्कृत के हम जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जो कि अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है, उसके माध्यम से मैं यहाँ पर कई वर्षों से, मतलब कोई 2004-5 से ये नॉन फॉर्मल संस्कृत एजुकेशन का जम्मू कश्मीर का सेक्रेटरी रहा हूँ, अभी भी हूँ। और मैंने जम्मू कश्मीर में डोडा में, भद्रवाह में और बसोली में, कठुआ में, उधमपुर में, सब जगह पर जाकर, पुंछ में जाकर के ये केंद्र जो है वो संचालित किए और केंद्र संचालित किए, और उनसे लोगों को लाभ भी हुआ। 3 महीने के केंद्र थे, मैं उनको शुरू करवाता था, लास्ट में उनको समाप्त करवाता था, फिर बाद में बच्चों को पूछता था कि मतलब आपने क्या सीखा 3 महीने में। तो ये सारा जो था, इसलिए तो हमारा यही उद्देश्य रहा है कि हमारे बच्चे सॉलिड हों और माता पिता जितने भी हैं वो सभी अपने बच्चों को एक अच्छी जानकारी दें, अच्छा उनको सभ्य बनाएं, समाज में एक अनुशासित ढंग से वो रहें। और इस समय समाज में प्रणाम करने की जो विधि जो है वो नहीं आ रही है, बच्चा अब घुटने को हाथ लगाता है और ऐसे कर करके चले जाता है। कम से कम हमारे चरण स्पर्श की बात थी। आज हमारा जो मतलब जितनी भी नैतिकताएं हैं, जितने भी अनुशासन हैं, जितने भी समाज के कल्याण करने के लिए या विश्व के कल्याण करने के लिए जितनी बातें वो सारी संस्कृत में हैं, संस्कृत के लिए। और यदि बच्चे शुरू से इसमें पढ़ लेंगे तो बच्चों को अपने आप ज्ञान होने लगेगा, नैतिकता तो अपने आप ही आ जाएगी। अब वो समय नहीं रहा, क्योंकि जिस समय उसमें बच्चों को ये शिक्षा दी जाती थी, बच्चों को ये कहा जाता था कि भाई आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो, आप अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श करो, आप अपने बड़ों का आदर करो, आप नियमित रूप से इस प्रकार से करो। वो सारी बातें हमारी शिक्षा में नहीं रही है, और जिसके कारण से बच्चे भी कहाँ से पढ़ेंगे। और जो बच्चों अब जो पुरानी परंपरा है, जो पुराने लोग जो थे वो भी अब धीरे धीरे चले जा रहे हैं। और वो जो हमारी अनुशासन परंपरा थी, जो सभ्यता थी, जो सच्चरित्रता थी, जो नैतिकता थी, जहाँ जो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो एक भाव भरे जाते थे, वो अब इस समय बड़े कम हैं। इसलिए संस्कृत यदि विषय हो जाए, और संस्कृत जो है अभी संस्कृत 12वीं से है, मैंने आपसे यही निवेदन किया कि संस्कृत 12वीं से है, उससे पहले नहीं है। और सरकार से हमने निवेदन किया है, अभी भी निवेदन क्या मात्र जम्मू कश्मीर में ही 12वीं से है या अन्य राज्यों में भी 12वीं? अन्य राज्यों में नहीं है। हिमाचल में संस्कृत जो है वो ठीक प्रकार से है, उत्तर प्रदेश यूपी में बड़ी अच्छी तरीके से
चल रही है, बाकी दूसरे मध्य प्रदेश में है, दूसरे राज्यों में ठीक तरह से संस्कृत है। पंजाब में भी जो संस्कृत है वो शुरू से में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का, लेकिन हमें अब उम्मीद है कि ये स्कूलों में एक कंपल्सरी सब्जेक्ट के रूप में हो जाएगी और सरकार भी ऐसा प्रयास करेगी ताकि जो जिस बलबूते पर, जिस शिक्षा के बलबूते पर, जिन वेदों के और ब्राह्मण ग्रंथों के, आरण्य ग्रंथों के, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण आदि ग्रंथों के आधार पर हमारा जो भारतवर्ष जो है एक विश्व गुरु बना हुआ है, अब ये फिर उस प्रकार, क्योंकि कुछ समय आता है, कभी किसी चीज़ का ह्रास हो जाता है, कभी वो चीज़ आगे बढ़ने लग पड़ती है, तो एक समय होता है। अब ह्रास मेरे ख्याल में जितना होना था वो हो गया। अब संस्कृत के लिए भी एक अच्छा वातावरण आएगा। अच्छा, और उसमें देखिए, अब बच्चा जो है वो शास्त्री पास करता है, बीए करता है, आचार्य करता है, एमए करता है, पीएचडी करता है, और फिर उसको हाथ पर हाथ धरे रह करके बैठना पड़ता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है, क्योंकि जो बच्चा है किसी भी धर्म विशेष का, किसी भी वर्ग विशेष का, किसी भी, तो अपना अध्ययन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसको प्रश्रय मिलना चाहिए, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसका जो स्थान है उस स्थान के ऊपर उसको बैठाना चाहिए। ये सारा दायित्व सरकार का है, और हम सब लोगों का दायित्व ये है कि हम बच्चों को तैयार करें, और बच्चों में जो अनैतिकताएं आ रही हैं, अनुशासनहीनताएं आ रही हैं, उनमें जो खान पीन की जो व्यवस्था, दुर्व्यवस्था जो हो रही है, उसको हम सुधारें, क्योंकि वो बच्चे जो हैं वो भारतवर्ष के कर्णधार हैं, भारतवर्ष के होनहार हैं। इस भारतवर्ष को अगर उन्नति के पथ पर ले जाना है तो उन बच्चों ने ले जाना है। इसलिए आपके माध्यम से तो बहुत कुछ होता है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से जो भी कोई बात है वो बड़ी अच्छी प्रकार से लोगों में जाती है, और लोग उसको बड़ी अच्छी प्रकार से उसको सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो मेरा मीडिया से भी यही निवेदन है कि हमारी जो संस्कृत भाषा है इसको प्रोन्नत करने के लिए, इसके विकास के लिए, इसके प्रचार के लिए, और सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से संस्कृत जो है वो हो, तो उससे फिर हमारा वातावरण जो है वो बड़ा स्वच्छ होगा, ठीक होगा, और पवित्रता आएगी, पढ़ने में भी, विचारों में भी, बुद्धि में भी, सब प्रकार से सारी बात होगी। तो जिस प्रकार से आपने कहा कि बच्चों में जो है संस्कार है वो समाप्त होते चले जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा का उन्हें ज्ञान नहीं है, जहाँ वह बोध नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ये माना जा रहा है कि आज के आधुनिक समय में जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आए हैं, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सब चीज़ों का आप कितना प्रभाव देखते हैं बच्चों पर, क्योंकि आज बच्चों के हाथों में यही नज़र आते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा, और बहुत से पेपरों में हमने पढ़ा है, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा ही कई बार सुना है कि जिस बच्चे को कहा कि वैसे ये मोबाइल तुम छोड़ दो, मोबाइल को पकड़ो नहीं, तो उसने कुछ अपने आप को ही समाप्त करने की कोशिश की है। तो ये एक मोबाइल लेना या मोबाइल को पकड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सारा दिन मोबाइल में लगे रहना, सारा दिन मोबाइल को ही चलाते रहना, और मोबाइल में जो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उनको तो लोग आगे पीछे अनाप शनाप जो चीज़ें जो हैं वो सारा लेना जो है वो इतना ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान होना एक अलग बात है, और ये एक दुर्व्यसन जैसा बन जाता है भी मोबाइल 24 घंटे हमारे हाथ में, ऐसे ऐसे करके हम सब कुछ कर रहे हैं उसमें, और कई तरह की सारी बातें। अब मोबाइल में आप तो सब जानते हैं भी उसमें बहुत कुछ है, और हम तो नहीं जानते, लेकिन हम जो सुनते हैं कि भाई इसमें बहुत ऐसे तरीके से भी बच्चे जो हैं वो आते हैं जो अपने आप को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए मोबाइल का जो दुर्व्यसन कोई भी है, चाहे वो किसी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का ही व्यसन होगा तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो मोबाइल को ही हर वक्त चलाते रहेंगे तो मोबाइल से आंखें खराब हो जाएंगी, दिमाग की स्थिति जो है वो भारी अव्यवस्थित हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, और बच्चा जो है वो आपकी बात को नहीं सुनेगा। आजकल क्या हो रहा है, टीवी को देख रहा है बच्चा, मोबाइल को देख रहा है, रोटी खा रहा है, उसको पता ही नहीं है भाई मैं रोटी क्या खा रहा हूँ, आज सब्जी क्या खाई है हमने, क्या है क्या नहीं, वो सारा का सारा ध्यान होना अच्छी बात है। एक अपनी विद्या पर, अपने ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ध्यान होना, केंद्रित होना अच्छी बात, लेकिन अनाप शनाप क्या ध्यान होना, या टीवी पर बहुत सी बातें हम देखते हैं। ध्यान हो, जिस चीज़ को आप कर रहे हो ध्यान वहाँ पे होना चाहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका ध्यान खाने पे केंद्रित हो, क्योंकि तभी तो उसके गुण भी मिल पाएंगे। बिल्कुल पाएंगे। और अब टीवी को देखना कोई बुरी बात नहीं है, खबरें देखें, समाचार देखें, कोई धार्मिक चीज़ें वो देखें। माता पिता का भी ये दायित्व बनता है। अब माता पिता भी सामने बैठे हुए हैं, बच्चा भी सामने बैठा हुआ है, उसने कई न जाने कौन सा चैनल लगा दिया और उसको सारे एक साथ, क्योंकि हमारा
और बच्चों का, माता पिता का और भाई बहन का अंतर तो है, और उस अंतर को यदि हम मिटा देंगे फिर समाज में रहेगा क्या। हम बड़ों की, बड़ा कोई भी व्यक्ति समाज का किसी वर्ग का ही व्यक्ति है, हम उसको तो नमस्कार करना चाहिए क्योंकि वो बड़ा है, वो बड़े अनुभव को लेकर के जी रहा है, तो उसके अनुभव को हमें ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार परिवार में सभी बच्चे जो हैं, अच्छा, माता पिता को चरण स्पर्श करने के लिए हमारे शास्त्र में ये लिखा है कि ये दायां हाथ से दायां पैर छूना और बाएं से बायां पैर छूना। वो इसलिए कि भी अगर हम सीधा करेंगे तो दाएं हाथ से बायां पैर छुआ जाएगा, बाएं से दायां हाथ छुआ जाएगा, उससे गलत विकरण जो है वो, जब हमारी किरणें जो हैं, जब आशीर्वाद जो है वो गलत हमारे बीच में जाए। इसीलिए पुरानी परंपरा के अनुसार हम इस प्रकार से प्रणाम करते थे, विशेष रूप से नमस्कार करते थे। लेकिन अब प्रणाम का समय भी जो है बड़ा खराब हो रहा है। अब या तो नमस्ते कर देते हैं और या फिर घुटने तक हाथ लगा देते हैं। तो प्रणाम जो है, चरण स्पर्श जो है वो चरणों को है और कर देते हैं, घुटनों को नमस्कार। तो ये भी थोड़ी सी बात जो है वो व्यवस्थित होती है। हमने सिखाया नहीं। हमारे रेडियो में कई बार हुआ है, टीवी में कई बार ऐसा हुआ है कि बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का कारण क्या है। तो बढ़ती हुई अनुशासनहीनता का कारण हम लोग स्वयं हैं और समाज, क्योंकि इस समय आप यदि समाज में बड़े हैं, मैं समाज में बड़ा हूँ, तो समाज की व्यवस्था अगर खराब हो रही है तो इसकी जिम्मेवारी हम पर भी आती है। हम दूसरों को नहीं कह दे सकते भी बच्चे ही सारे खराब हो गए, बच्चे हमने बच्चों को क्यों ऐसा होने दिया है। ये सारी बातें जो हैं ये बड़ी विशेष बात है देखने वाली। और बच्चे जो समाज की यदि व्यवस्था, बच्चों की व्यवस्था ठीक प्रकार से होगी, बच्चे को अपने माता पिता जो है वो ठीक प्रकार से दिशा निर्देश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो क्या हो, अच्छा ही ठीक है ये होने दीजिए, ये आजकल चलता है सब कुछ, आजकल सब कुछ चलता है तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर ये जो मर्यादा है, मर्यादा का नाम तो देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी थे, उन्होंने मर्यादा को बांधा और आज तक दुनिया जो है वो उनको पूर्ण रूप से मान रही है, भगवान के रूप में मान रही है। मर्यादा यदि समाप्त हो गई, मेरे और आप में, माता और पिता में, पिता पुत्र में या भाई बहन में कोई अंतर नहीं रहेगा, तो फिर मर्यादा कहाँ रही। मर्यादा तो इसी का नाम है कि अपने अपने स्थान पर बैठे रहो और उस काम को करो। आप देखते होंगे आज से कई वर्ष पहले, आपने शायद, मैं नहीं कह सकता भी आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, हम गाँव में रहते थे जिस समय, तो रोटी जब खाते थे तो रोटी खाने के समय एक डंडा लिया जाता था और डंडे को ऐसे, जब सारे लोग बैठ जाते थे तो डंडा लेकर के चारों तरफ ऐसे हो जाता था भी अब कोई आदमी जहाँ पर जो पंक्ति से लैंड से जहाँ से उठेगा नहीं और कोई इधर से अंदर नहीं आएगा, कोई इधर से बाहर। जब सारे खा लेते थे उस समय होते थे भी हाँ ये कर दिया। अब जो वो मर्यादा थी, और मर्यादा क्या मतलब ये है कि समाज को बांधना नियमों में, ये नहीं है कि समाज को जबरदस्ती से किसी चीज़ को उनको थोप देना समाज पर, उनको नियम में बांधना। हमारा समाज ठीक प्रकार से चले, हमारी व्यवस्था ठीक प्रकार से चले, हमारे भाई बहन, माता पिता और समाज के सारे लोग जो हैं वो एक व्यवस्था के रूप, फिर ये व्यवस्था जो है ये आप भी चला सकते हैं। आप भी 5 मिनट का, 10 मिनट का रोज़ का कोई एक ऐसा व्याख्यान दे सकते हैं उन बच्चों को जो बिगड़ती हुई परिस्थिति को जो संभाल सके, ऐसे व्याख्यान दे सकते हैं। उनके माध्यम से बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। हम अगर साल में 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, चाहे उसका इतना नहीं जितना कि आप अपने चैनलों के माध्यम से, जो मीडिया के माध्यम से यदि आप कहेंगे, तो जैसे दैनिक जागरण में है तो वहाँ पर संस्कार एक लगाई हुई है, तो संस्कार शाला जो है उन्होंने बनाई हुई है, कुछ ना कुछ अपने बच्चों को वो संस्कार वहाँ से देते रहते हैं। इसी प्रकार सब प्रकार के जितने भी हमारे समाचार पत्र हैं उनमें ज़्यादा की करने की जरूरत नहीं है, उनके पास समय नहीं होता है क्योंकि मीडिया बहुत व्यस्त है इस समय। और लेकिन 5-7 मिनट निकालना, और भाई जब सप्ताह में 1 दिन के लिए निकालना, भी इतने समय के लिए हम संस्कार बच्चों के लिए संस्कार देंगे, बड़ों के लिए देंगे, तो वो उससे भी बड़ा सुधार होता है। जैसे हम पहले शास्त्र पढ़ते थे, अब शास्त्रों की जगह पर हम टीवी को लगा लें, ये मीडिया को लगा लें, तो ये भी एक अपने आप में बहुत सशक्त माध्यम है समाज को सुधारने का, समाज को अच्छा बनाने का। जो बिगड़ रही परिस्थितियाँ हैं उन परिस्थितियों को बिल्कुल ठीक प्रकार से लगाने का। और बाकी सारे लोग जो हैं वो जितने भी वो हम आपस में मिल करके रहें। और क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ, एक कोई मीटिंग हुई तो वहाँ पर हमारे गवर्नर साहब भी थे, उनका यही कहना था कि भाई सभी अपने अपने स्थान पर अपने कार्य को ठीक प्रकार से करें और जो कार्य जिसको दिया जाता है उसको भली प्रकार से करें। और हमारा जो जितना भी भारतवर्ष की जो साख थी, भारतवर्ष की जो इज्जतता थी वो ठीक प्रकार से रहे, और कोई भी किसी भी प्रकार के धर्म का व्यक्ति जो है वो दुखी ना रहे, कष्ट में ना रहे, हर व्यक्ति जो है वो प्रसन्न रहे, सुखी रहे। और यही भावना जो है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी
भी है। और जैसे कि मैं अब 3 दिन से आप जैसे आए हैं मेरे पास, तो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, और भी कुछ चैनल आए हैं, उन्होंने कई बार मुझे कहा कि आपको ये कैसा लग रहा है। तो कैसा लगने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति जैसा है और जिसको जो अनुरूप उसको जो मिलना चाहिए, अगर वो मिल जाए तो वो प्रसन्न रहता है, और जिसको मिलना है वो नहीं मिले और जिसको नहीं मिलना है उसको मिल जाए तो वो भी थोड़ी इतनी प्रसन्नता की बात नहीं होती है। इसलिए ये है कि हाँ, अब सरकार ने आपको पद्मश्री दिया है आपकी सेवाओं के लिए, समाज के लिए जो आपने कार्य किए हैं उसके लिए, जो कि एक देश का बहुत बड़ा सम्मान जो है आपको दिया गया है। तो अब आगे का जो आपका जीवन है उसे आप किस दिशा की ओर ले जाएंगे? ये इस समय मैं जो कर रहा हूँ मैं उसको बताता हूँ, आगे के लिए बतलाता हूँ। इस समय मैं कर रहा हूँ कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, आम लोग जो हैं, वो जो मैं कभी कभी कभार कोई प्रवचन देता था या कहीं धार्मिक रीति में जाता था तो मुझे ये आता था कि हम लोग जो पूजा करना चाहते हैं लेकिन हमको पूजा नहीं आती। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग अपनी राशियों को देखना चाहते हैं, हमारी राशि कौन सी बनती है, हमारा ज्योतिष का क्या है। तो मैंने ये 2 किताबें एक लिखी हैं, और उसका एक किताब का नाम है सर्वजन हिताय और दूसरे का नाम है सर्वजन सुखाय। जो सर्वजन सुखाय है उसमें हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी जो है अपने खुद काम को कर सकता है, अपने धार्मिक कार्य को पूजा कर सकता है। और आप यदि किसी से करवाना चाहते हैं उस पूजा को तो उस मंत्र छोटा सा है, वो जो हिंदी पढ़ा लिखा व्यक्ति हर एक आदमी उसको बोल सकता है, और उसी के माध्यम से आवाहन है, पाद्य है, अर्घ्य है, आचमन है, स्नान, सारी की सारी पूजा उसके माध्यम से है। उसमें फिर ग्रहों के उपाय, ग्रह कौन सा ग्रह किस प्रकार के रोग को पैदा करता है, उस रोग को निवारण करने के लिए उस ग्रह के उपाय जो है वो कौन से हैं, ये किताबें 2 मैंने आम जनता के लिए बनाई हैं, पंडितों के लिए नहीं। हिंदी भाषा के लिए में लिखी गई हैं या संस्कृत में है? नहीं, संस्कृत में लिखता तो फिर बात सभी नहीं होती। मैं ये सारी हिंदी भाषा में लिखी गई हैं। जिस समय ये होगा तो मैं आपको जरूर इसको रिलीज करेंगे तो आपको मैं जरूर आमंत्रित करूंगा। हिंदी भाषा में लिखी गई हैं। मंत्र जो है वो जैसे अब छोटा सा कोई मंत्र है जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, तो ये तो सभी लोग बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार के कोई मंत्र होंगे तो उन मंत्रों के माध्यम से आप बड़ी सी बड़ी पूजा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और जो पूजा से आपने लेकिन उसमें इसके लिए मैंने ये बार बार लिखा है, उस लिखते हुए भी इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, इसके लिए पवित्रता की आवश्यकता है, मानसिक ध्यान की और मन की एकाग्रता की आवश्यकता है। हम बैठे जहाँ हैं और ध्यान उधर का कर रहे हैं या उधर कर रहे हैं, फिर ध्यान के लिए भी मैंने वहाँ पर ध्यान तो अब पातंजल योग दर्शन में योग के आधार पर किया हुआ है, लेकिन ऐसे सामान्य जो लोग हैं कैसे ध्यान करें क्या करें, तो मैंने 3-7 उसमें पौड़ियाँ बनाई हुई है। पहली सीढ़ी आपने पर ये इतना कर देंगे तो पहली सीढ़ी पार हो गई, दूसरी कर देंगे तो दूसरी सीढ़ी पार, इसलिए 5-6 सीढ़ियाँ आपने पार कर दी तो समझ लीजिए भी आपको ध्यान लगाना आ गया। हो सकता है ये काम जो है ये 5-6 महीने में हो, ध्यान करते, लेकिन उसमें और बहुत सी शैक्षिक कुछ ऐसी बातें दी हुई हैं, 70-80 कुछ इस प्रकार के वाक्य दिए हुए हैं जो समाज में हम लोगों को पढ़ने चाहिए, और सारे हिंदी में हैं, और यदि कोई संस्कृत में होगा तो उसका अर्थ किया हुआ है वहाँ पर बाकायदा वो सारा। तो वो किताब अब जब छपेगी तो वो आम जनता के लिए मुझे खुशी होगी, क्योंकि विद्वानों के लिए जहाँ जो लोग काम करवाते हैं उनके लिए, लेकिन वो क्रम वो भी दे सकते हैं। बहुत से जगहों पर क्रम जो है वो नहीं रखे जाती, क्या क्रम है वो क्रम तो वहाँ पर से देखा जा सकता है। और ज्योतिष का सामान्य ज्ञान, ज्योतिष का हमारे ज्योतिष के जो 3 प्रकार, गणित है, फलित है और सिद्धांत है, और फलित और सिद्धांत को छोड़ करके गणित और सिद्धांत को छोड़ करके उसमें ज्योतिष का सामान्य ज्ञान जो आम आदमी होना चाहिए, और आप उस ज्ञान को लेकर के दूसरों को भी ज्ञानवान बना सकते हैं। ये मेरा प्रयास इसलिए था कि धर्म के लोग जो हैं वो कहीं दूसरी जगहों पर जा रहे हैं, दूसरे धर्मों पर हाथ मार रहे हैं, या दूसरे धर्म के लोग उनको बरगला करके ले जा रहे हैं, तो कम से कम इस धर्म का इनको पूजा करना तो आएगा, अपनी तरह से अपना धर्म का पता तो चले भी क्या है क्या नहीं। तो इसलिए मेरा वो प्रयास था। और ये जब मेरा हो जाएगा, मेरे और कुछ पुस्तकें हैं, मैं यदि भगवान ने समय दिया रहने का तो वो पुस्तकों का मेरे पास, मैं अभी उनको कहूँगा नहीं, लेकिन मैं तैयारी तो ज़रूर की हुई है उन पुस्तकों का। और स्वास्थ्य यदि मेरा ठीक रहे तो बहुत से लोग, बहुत से संस्कृत पढ़े हुए, बहुत से कर्मकांड जानने वाले लोग हैं, मुझे कहते हैं कि आप जैसे पहले आपने कोई शिविर लगाए हैं, जैसे पहले आपने कोई लोगों को निःशुल्क पढ़ाया है, वैसे तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहे तो मैं उस शिविरों को लगाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या विधि हैं, क्या क्या, देखिए मैं एक
मैं ये समझता हूँ कि मेरे से कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई 60-70 साल का भी व्यक्ति है, वो जो कुछ कह रहा है उसको अगर सुन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। उसके मुताबिक काम कर, क्योंकि यदि कोई बच्चा जो है वो मान लो भी 25 साल का है, 30 साल का है, और उसको 60 साल का व्यक्ति जो है या 70 साल का व्यक्ति उसको कोई उपदेश दे रहा है भी नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो मतलब इस आदमी ने जो 30 साल का या 25 साल का व्यक्ति है, 25-30 साल का जो अनुभव है आगे का, वो उस आदमी से सुन लिया। अब आप यदि किसी प्रकार की बात बच्चे को कहेंगे तो आप यदि जितने भी और यदि कोई बच्चा होगा 10-15-20 साल का, उसको बताएंगे भी हाँ ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, बच्चों को ये समझना चाहिए कि भाई ये हमारे से बड़े आदमी जो है ये हमको कह रहे हैं और इससे हमारा कल्याण होगा। और आपकी जितनी उम्र, जैसे मान लो भी आपकी 30 साल उम्र है, 35 साल या 40 साल उम्र है, जो 40 साल तक इस बच्चे ने जाकर के वही अनुभव प्राप्त करना है जो आपने किया है, जो जिस बात बतला रहे हैं, तो क्यों ना हम 25 साल पहले आपके अनुभव को सुन लें और उसको स्वीकार कर लें। ये एक बड़ी बात होती है। तो ये है कि संस्कृत के प्रति कहना, ये अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का भी मैं मेंबर वहाँ पर हूँ और वहाँ पर 2 बार मैं उसमें रहा हूँ, और वहाँ पर जो भी समुचित बातें होती हैं उन बातों के प्रति मैं हर समय तैयार रहता हूँ, कटिबद्ध रहता हूँ। और जो हमसे बड़े लोग हैं और जो पदेन बड़े हैं, पद से बड़े हैं, उनके माध्यम से भी मैं रहता हूँ। और श्राइन बोर्ड के जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सीईओ साहब हैं या गवर्नर साहब हैं, ये यथासंभव हमें जो कहते हैं मैं उस प्रकार की बात पर चलने का प्रयास करता हूं। और मेरा ये रहता है कि मैं कहीं पर भी किसी जगह पर भी कोई कोताही ना करूं, और कोताही होने पर हम यदि कोताही करने लगेंगे तो दूसरा जो है व्यक्ति कोताही जरूर करेगा। लेकिन ये बात अवश्य है कि हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं। मैं कहता हूँ हम किसी से द्वेष नहीं करें, हम किसी से ईर्ष्या ना करें, हम घृणा ना करें। ये सारी बातें जो है ये हम सब लोगों के लिए बड़ी एक आवश्यक हैं। और जो हमारी नैतिक शिक्षाएं हैं वो सारी शिक्षाएं संस्कृत में हैं, और यदि आप संस्कृत को बढ़ावा देंगे, सरकार संस्कृत को बढ़ावा देगी और उस संस्कृत को हमारे बच्चे पढ़ेंगे और बच्चे जो हैं वो नीतिवान होकर करके और वो आगे बढ़ेंगे, तो उससे हमारा समाज व्यवस्थित होगा, हमारा भारतवर्ष व्यवस्थित होगा। और अयम निया परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम, और इस प्रकार की भावना, पूरा का पूरा संसार जो है ये हमारा अपना कुटुंब है, हमारा परिवार है। इस प्रकार की भावना जब हम में जागृत होंगी, हमारे बच्चे जो हैं वो एक अपने देश के प्रति जागृत होंगे। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, अखंड भारत में रह रहे हैं, लेकिन ये अखंड भारत, स्वतंत्र भारत कैसे हुआ है, किन लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं, लोगों को, बच्चों को नहीं पता है। और इसलिए बच्चों को ये भी बतलाने की आवश्यकता है कि अपना देश क्या है, अपने देश की मिट्टी क्या है, अपने देश के नेता क्या हैं, जो नेता हो गए हैं उन्होंने देश के लिए क्या किया है, और जिन्होंने अपने शरीर की आहुति दे दी है, बलिदान दे दिए हैं, उन लोगों का बलिदान बच्चों को बतलाना चाहिए कि अपने देश के प्रति क्या क्या होना चाहिए, क्या। ये आजकल की जो जितनी, जैसे आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये फोन की बात या दूसरी तीसरी बात, और ये वास्तव में एक सोचने की बात है कि इतना बच्चों को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने पढ़ाई में मतलब रखो, और जो अपना लक्ष्य, जो आदमी अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है वो कभी जीवन में सफल नहीं हो पाता। लक्ष्य का मतलब क्या है कि मैंने जीवन में मिनिस्टर बनना है, मैंने जीवन में डीसी बनना है, मैंने जीवन में वकील बनना है, हमारा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य ही छोटा होगा, हम क्या बनेंगे, कुछ भी नहीं बन पाएंगे। जैसे कि अब हमने जहाँ से जाना है करड़ा तक, तो करड़ा तक जाने के लिए हम पैदल चलना है, तो पैदल चलने के लिए हम सोचेंगे कि अभी नहीं चलते हैं, थोड़ी देर के बाद चलते हैं, तो समय देर हो जाएगी और रात में अंधेरा हो जाएगा, हम अपने मुकम्मलता नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जिन बच्चों ने पढ़ाई करनी है, जिन बच्चों ने BA करके, MA करके, PhD लेकर के, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी लेकर के आगे बढ़ना है, वो हर समय अपने काम में लगें और दूसरी तरफ प्रवृत्तियों को छोड़ें। और जिस समय वो बच्चे बन जाएं, जिस समय उनको अच्छी नौकरियां मिल जाएं, और जिस समय वो समझ लें कि भाई मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के मैं समर्थ हो चुका हूं, उस समय अगर घंटे के बजाय आप 2 घंटे भी मोबाइल ले लोगे हाथ में तो कोई बात नहीं, टीवी भी थोड़ा देख लोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय आपके बढ़ने के समय है तो बच्चे के हाथ में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। और ये हमारे जो माता पिता हैं उनको, बच्चों को भी ये गुस्से से नहीं, उनको इस प्रकार से ऐसे उपदेश दें, बच्चा समझ जाए खुद ही, मतलब मैंने अपने नैतिकता के ऊपर चलना है, नैतिकता के आधार पर काम करना है, इसी से सारा ठीक होगा। जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं और मेरे गुरुजन हैं
और मेरे वो बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रशासक रहे हैं, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं कि मैं जो आज हूं उन लोगों की बदौलत हूं। उनकी जो शिक्षाएं हैं मेरे लिए, माता पिता की, गुरुजनों की और समाज के जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने जो कुछ खुद काम किए हैं या उन कामों से हमने प्रेरणा ली है, वो सारे हमारे वंदनीय हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को बधाई देता हूं और ये बधाई सारी आपको जाती है। मैं तो एक सामान्य मात्र हूं, आपके पास सामने बड़ा बैठा हुआ हूं। ये आपकी जो मेरे प्रति सद्भावनाएं थी, मेरे प्रति जो कर्तव्य निष्ठा थी, मेरे प्रति जो सद्भाव थे आपके, वही काम आए हैं। और भगवती वैष्णो माता का बहुत बहुत बड़ा बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि माँ ने अपना आशीर्वाद हर समय मेरे पर रखा है। और ये माँ भगवती आप सबका कल्याण करे और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी के साथ मैं अश्विनी जी को भी मुबारक दे रहा हूँ कि उन्होंने इतने समय तक इस सारे कार्य को ग्रहण किया, लिया और इसको मेरे इंटरव्यू को लिया। और जो भी इसमें मेरे से यदि कोई आगे पीछे कोई बात हुई हो, मैं कहूँगा कि भी उसको दूर भगा दें और बाकी जो ग्रहण करने योग्य जो बातें हैं उनको रहे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शास्त्री जी, जिन्होंने बड़े ही, मैं कहूँगा इतनी गहराई से बच्चों को एक संदेश भी दिया है। और निश्चित रूप से अगर आज इन्हें पद्मश्री मिलने जा रहा है तो वो इनकी सेवाओं के लिए, जो समाज के लिए ये कर रहे हैं, और अभी भी इनका यही प्रयास है। और उन्होंने बड़े बहुत ही गहराई से उन्होंने बच्चों को ये बताया है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, लैपटॉप बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन उनसे हमें ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं वो लेनी है। मोबाइल में बहुत कुछ बुरा भी है, तो ऐसे में इनका यही कहना है कि बच्चे कुछ समय के लिए अगर मोबाइल चलाएं तो उसमें से वो ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं उनको ग्रहण करें और उनका जो अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। तो ये आज इनकी बातें कही हुई जिन बच्चों ने भी सुनी हैं या जो सुनेंगे, वो अपने मन में इन सब बातों को बिठाएं, क्योंकि ये बातें उनको भविष्य में बहुत काम आने वाली हैं। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शम्मी थापा के साथ दें इजाजत। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।